हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 हिंदी मल्हार के पाठ 10 परीक्षा के सारांश और कुछ प्रश्न उत्तर को कवर करने वाले हैं। पाठ का नाम है परीक्षा, जो एक कहानी है और इसे लिखा है प्रेमचंद्र जी ने। तो चलिए पाठ के सारांश को जानने से पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लेखक से परिचय। ये हैं प्रेमचंद्र जी, जिनका जन्म हुआ था 1880 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1936 में। ये हिंदी के एक महान लेखक हैं, जिन्हें कथा सम्राट के नाम से अर्थात कहानियों के सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनका असली नाम या वास्तविक नाम धनपत राय था। इन्होंने इस तरह की कहानियाँ लिखी हैं जिसमें समाज सुधार की बातें की गई हैं या फिर राष्ट्रीय भावना की बातें की गई हैं। इन्होंने कहानियों के साथ साथ उपन्यास भी लिखे हैं। इनकी बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं जो बड़ों और बच्चों के बीच में पढ़ी और सराही जाती हैं। उनमें से कुछ कहानियाँ हैं ईदगाह, जिसे आपने प्राइमरी क्लास में पढ़ा होगा, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। चलिए इसके सारांश को जान लेते हैं। यहाँ पर कहानी में रियासत देवगढ़ की बात की गई है। देवगढ़ आजकल उत्तर प्रदेश का एक गाँव है, कभी यहाँ पर रियासत होगी। ये रियासत के राजा दिखाए गए हैं और ये हैं दीवान, जिनका नाम है सरदार सुजान सिंह। दीवान एक फारसी शब्द है। राजाओं के समय में ये एक पद हुआ करता था जिसका अर्थ है कोषाध्यक्ष, और दीवान का अर्थ मंत्री भी होता है। संक्षिप्त में कहानी इस प्रकार है कि सुजान सिंह की आयु काफ़ी हो जाती है, तो वो राजा के पास पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि वो इस पद को छोड़ना चाहते हैं। उनकी अवस्था ढल चुकी है, उनसे कुछ भूल चूक हो सकती है, वो पूजा पाठ में लगना चाहते हैं। राजा उनसे बहुत मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। तो राजा मजबूर होकर के उनसे कहते हैं आपको कोई योग्य व्यक्ति ढूंढना होगा, तब आप इस पद को छोड़ सकते हैं। इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, ये है राजा और ये है दीवान सुजान सिंह। सुजान सिंह इसके लिए एक विज्ञापन निकलवाते हैं जिसमें शिक्षा या किसी तरह का बंधन नहीं था, इसलिए देवगढ़ में तरह तरह के लोग इकट्ठे होने लगते हैं और दीवान की परीक्षा में पास होने के लिए तरह तरह के दिखावे करने लगते हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हॉकी आती है और वो हॉकी की प्रतियोगिता रखते हैं, लेकिन अंत तक कोई निर्णय नहीं हो पाता। किसी की ना तो जीत होती है और ना ही हार। वहीं पर एक नाला होता है जिससे लोग आते जाते हैं, वही रास्ता होता है। वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बैलगाड़ी के साथ फंस जाता है। वो बहुत कोशिश करता है, किसी तरह उस नाले से निकल नहीं पाता, क्योंकि नाला काफ़ी गहरा होता है। उसके पास अनाज बहुत सारा होता है और वहाँ पर कीचड़ भी बहुत सारा होता है। हॉकी खेलने के बाद जब वहाँ से लोग निकलते हैं, खिलाड़ी निकलते हैं, तो बहुत से लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि कोई बूढ़ा यहाँ पर फंसा है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पैर में हॉकी खेलने से चोट लग चुकी होती है, वो देखता है और बूढ़े के पास आकर के बड़ी उदारता से, बिना इस बात की फिक्र किए कि उसके पैर में चोट है, उस बूढ़े आदमी की मदद करता है, उसकी गाड़ी को बाहर निकलवाता है। जब दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराती हैं तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद ये बूढ़ा व्यक्ति सुजान सिंह है। देखने में भी वैसा ही है और इसकी आवाज़ भी वैसी ही है। शाम का समय होता है, दरबार सजा हुआ होता है, सबकी निगाहें सुजान सिंह पर टिकी हुई होती हैं और सबका दिल भी धड़क रहा होता है कि ये किसे चुनेंगे। सुजान सिंह ये ऐलान करते हैं कि पंडित जानकीनाथ को दीवान चुना जाता है। सुजान सिंह सबको बताते हैं कि किस तरह से जानकीनाथ ने चोट लगने के बाद भी, घायल होने के बाद भी एक बूढ़े व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से, उदारता से मदद की। वो बताते हैं कि ये उदार ही नहीं, कितना साहसी भी है। ये कभी भी दया और धर्म का साथ नहीं छोड़ेगा। इस तरह से रियासत देवगढ़ को एक योग्य दीवान मिल जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली नेतृत्व दिखावा नहीं है, किसी तरह की डिग्री नहीं है, बल्कि हमारे अंदर छुपा हुआ हमारा आंतरिक गुण है। चलिए पाठ में दिए हुए प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं। सबसे पहले है पाठ से, यहाँ पर है मेरी समझ से। आइए अब हम कहानी परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। का पर प्रश्न है, आपकी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला प्रश्न पूछा गया है, महाराज ने दीवान को ही उसका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उसके किस गुण के कारण सौंपा। पहला है सादगी, दूसरा उदारता, तीसरा है बल और चौथा है नीति कुशलता। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त उत्तर है या विकल्प है नीति कुशलता। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था। पहला परमात्मा की याद, दूसरा राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना, तीसरा बदनामी का भय और चौथा
40 वर्ष की नौकरी पूरा हो जाना। यहाँ पर दिए हुए सभी कारण सही हैं, लेकिन सबसे सटीक उत्तर है राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना। यहाँ पर तारा बनाएंगे। खा पर प्रश्न है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मैंने ये उत्तर इसलिए चुना क्योंकि दीवान राजा के यहाँ 40 सालों से काम कर रहे थे, उनकी नीतियाँ और कुशलता के कारण। आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मैंने ये उत्तर इसलिए चुना क्योंकि दीवान 40 वर्षों से नौकरी कर रहे थे और उनकी काम करने की जो शक्ति है, योग्यता है, वो कम हो गई होगी, इसलिए वो नौकरी छोड़ने की बात कह रहे हैं। अगला है शीर्षक। यहाँ पर का प्रश्न है, आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम प्रेमचंद ने परीक्षा रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी का यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। आप यहाँ पर कह सकते हैं या लिख सकते हैं कि इस कहानी का नाम प्रेमचंद ने परीक्षा इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर एक दीवान का चयन करना है और जब हम किसी चीज़ का चयन करते हैं तो उसकी परीक्षा ली जाती है। या फिर उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, चूँकि प्रेमचंद द्वारा लिखित परीक्षा शीर्षक कहानी का केंद्रीय भाव एक रियासत के दीवान के पद हेतु हर दृष्टि से योग्य, उदार, दयालु तथा नीति कुशल व्यक्ति का चयन है। अतएव इन्हीं कारणों से प्रेमचंद ने इस कहानी का शीर्षक परीक्षा रखा होगा। हाँ प्रश्न है, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे। आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम परीक्षा रखा। अगर आप यहाँ पर होते तो इस कहानी का नाम क्या रखते और क्यों रखते। आपको इस कहानी का नाम जो भी सटीक लग रहा है आप वो दीजिए, या फिर यहाँ पर परीक्षा ली जा रही है और तरह तरह से लोगों को परखा जा रहा है, इसलिए आप इसका नाम परख दे सकते हैं। इस कहानी में जिसे दीवान चुना गया उसने बूढ़े व्यक्ति पर परोपकार किया था, इसलिए आप इसका नाम परोपकार रख सकते हैं। या फिर यहाँ पर दीवान का चुनाव हो रहा है, इसलिए कहानी का नाम आप दीवान का चुनाव भी रख सकते हैं। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, यदि मुझे इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो मैं इसका शीर्षक परख, दीवान का चुनाव या परोपकार देता। इसका कारण यह है कि परख देने का सुजान सिंह ने एक जौहरी के रूप में दया, आत्मबल तथा नीति कुशलता को धारण करने वाले एक व्यक्ति की परख की, इसलिए कहानी को परख नाम भी दिया जा सकता है। अगला है पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर पंक्तियाँ दी हुई हैं। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। आप इन पंक्तियों का अर्थ इस तरह से लिख सकते हैं या आपस में साझा कर सकते हैं कि दीवान सुजान सिंह ने कहा कि दीवान पद के लिए एक ऐसे योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी जो परोपकारी हो, जिसके मन में दुखी व गरीब लोगों के लिए दया का भाव हो। उन्होंने कहा जो व्यक्ति अपने स्वयं के बल पर भरोसा रखता हो और जो हर परिस्थिति में अपनी वीरता से अपने गुणों का प्रमाण देता हो, वो संसार में यश कमाता है, उसकी सदैव प्रसिद्धि फैलती है और ऐसे गुणवान व्यक्ति संसार में बहुत कम होते हैं। अगली हेडिंग है सोच विचार के लिए। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए और लिखिए। कहानी को आपको एक बार और पढ़ना है और यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। का प्रश्न है, नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए। नौकरी के लिए बहुत सारे लोग थे, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो देर से सो कर के उठते थे, लेकिन नौकरी पाने के लिए, दिखावे के लिए वो सुबह जल्दी उठकर टहलने लगे। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने घर में नौकरों की इज्जत नहीं करते थे, वो नौकरों से आप जनाब से बातें करने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें किताबें पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन दिखावे के लिए बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने लगे। कहानी में लोगों के नाम की जगह आ, दा, सा, जा और ला से उन्हें संबोधित किया गया है। उत्तर इस तरह से हो जाएगा, नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किए। मिस्टर आ जो 9 बजे दिन तक सोया करते थे, प्रातःकाल में टहलने का दिखावा करने लगे। मिस्टर दा, सा और जा से उनके घर के नौकर परेशान रहते थे, किंतु अब वे नौकरों से आप और जनाब संबोधन के साथ बातचीत कर रहे थे। मिस्टर ला
को किताब से घृणा थी, किंतु वे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने में मशगूल थे। मशगूल थे मतलब व्यस्त थे। हर कोई अपने तरीके से स्वयं को योग्य सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा प्रश्न है, उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गईं। खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गई थीं? खिलाड़ी ने जब किसान को नाले में फंसा हुआ देखा तो उसकी सूरत देखने के बाद उसे पता चल गया कि किसान बहुत देर से नाले में फंसा हुआ है और गाड़ी न निकलने के कारण बहुत परेशान भी है। उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, जब खिलाड़ी ने किसान को गाड़ी सहित नाले में फंसा देखा तो वो किसान की सूरत देखकर समझ गया कि यहाँ पर वह होना चाहिए। वह गाड़ी नाले से निकाल नहीं पा रहा और बहुत देर से परेशान है तथा दुखी है। तीसरा प्रश्न है, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। किनकी आंखों में सत्कार था और किनकी आंखों में ईर्ष्या थी और क्यों? जब सुजान सिंह ने जानकी नाथ का नाम दीवान के लिए घोषित किया तो दरबार में जो भी दरबारी थे, कर्मचारी थे, वो उसका नाम सुनकर खुश हुए और उनकी आंखों में सत्कार था। लेकिन जो लोग इस पद के लिए आए थे उनकी आंखों में ईर्ष्या थी। जब सरदार सुजान सिंह ने राज दरबार में दीवान के पद पर जानकी नाथ के चयन की घोषणा की तो रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उन आंखों में जानकी नाथ के प्रति आदर और सत्कार था। आदर और सत्कार का भाव था। इसके ठीक विपरीत दीवान के पद की प्राप्ति हेतु पधारे अन्य उम्मीदवारों की आंखों में जानकी नाथ के प्रति ईर्ष्या का भाव था। आगे है खोजबीन। कहानी में से वे वाक्य खोजकर लिखे जिनमें पता चलता है कि पहला, शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। कहानी को आपको फिर से पढ़ना है और ये खोजना है कि शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था, ये किन वाक्यों में कहा गया है। इसके लिए कहानी में वाक्य है, युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, उसके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है। आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। और अगला वाक्य आपको खोजना है कि नौकरी के लिए आए लोग किस तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। ये किन वाक्यों में कहा गया है। इसके लिए ये वाक्य हैं, जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता है। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो बाद में कौन पूछता है। प्रश्न उत्तर में अगला है कहानी की रचना। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। यहाँ पर बात की जा रही है जब लोग हॉकी खेल रहे हैं तब की। इन वाक्यों को पढ़कर आंखों के सामने थकान से चूर खिलाड़ियों का चित्र दिखाई देने लगता है। यह चित्रात्मक भाषा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। कहानी को एक बार ध्यान से पढ़िए। आपको इस कहानी में और कौन कौन सी विशेष बातें दिखाई दे रही हैं, अपने समूह में मिलकर उसकी सूची बनाइए। आप कहानी को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए और इस तरह की जो भी विशेषताएं आपको पाठ में या कहानी में मिल रही हैं उनकी एक सूची स्वयं बनाएं। अगली हेडिंग है समस्या और समाधान। इस कहानी में कुछ समस्याएं और उसके समाधान भी हैं। कहानी को एक बार फिर से पढ़कर बताइए कि यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, महाराज के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। महाराज के सामने ये समस्या थी कि उनके दीवान सुजान सिंह दीवान का पद छोड़ना चाहते थे और उन्होंने इसका समाधान ये निकाला कि उन्होंने सुजान सिंह से कहा कि पहले आप कोई योग्य दीवान ला करके दें, उसके बाद इस पद को छोड़ें। उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, महाराज के सामने समस्या थी कि उनकी रियासत के दीवान सुजान सिंह ने दीवानी पद से त्याग पत्र देने की बात कही थी। राजा ने समस्या का यह समाधान खोजा कि यदि दीवान जी पद छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें ही इस राज्य के लिए योग्य दीवान खोजकर देना होगा, तब वे पद छोड़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, दीवान के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। दीवान यहाँ पर सुजान सिंह है। सुजान सिंह के सामने क्या समस्या थी और उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। दीवान के सामने ये समस्या थी कि उन्हें योग्य दीवान खोजना था और इसके लिए उन्होंने विज्ञापन निकलवाया। उत्तर है, दीवान के सामने योग्य उम्मीदवार खोजने की समस्या थी, इसके लिए उन्होंने विज्ञापन निकलवाया और उसमें लिखा कि शिक्षा नहीं अपितु आचार व्यवहार और गुणों को 1 महीने तक परखकर उम्मीदवार चुना जाएगा। समस्या और समाधान का अंतिम प्रश्न है, नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। नौकरी के लिए आए लोगों के सामने ये समस्या थी कि उन्हें अपने आप को अच्छा बनकर दिखाना था, इसके लिए उन्होंने झूठ बोलना और दिखावा करना शुरू कर दिया।
उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, नौकरी के लिए आए लोगों को अच्छा बनकर दिखाना था, इसके लिए उन्होंने झूठा दिखावा शुरू कर दिया। उन्होंने मीठा और नम्र व्यवहार शुरू कर दिया, प्रातःकाल उठना, पुस्तकें पढ़ना इत्यादि दिखावा शुरू कर दिया था। अगली हेडिंग है मन के भाव। स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। यहाँ पर मद का अर्थ है आनंद या खुशी। इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खिंची हुई है, जैसे स्वार्थ, मद, उदारता, वात्सल्य। ये सभी नाम हैं, लेकिन दिखाई देने वाली वस्तुएं नहीं हैं। वस्तुओं, व्यक्तियों या जगहों के नाम नहीं हैं। ये सभी शब्द मन के भावों के नाम हैं। आप कहानी में से ऐसे ही अन्य नामों को खोजकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखें। आपको कहानी को एक बार फिर से पढ़ना है और उसमें जो भी भावों के नाम हैं उन्हें यहाँ पर, यहाँ, यहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर लिखना है। कहानी में आने वाले भावों के नाम हैं दया, हिम्मत, धर्म, सत्कार, संकल्प, ईर्ष्या, आत्मबल या इसके अतिरिक्त जो भी हैं उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है अभिनय। कहानी में युवक और किसान की बातचीत संवादों के रूप में दी गई है। यह भी बताया गया है कि उन दोनों ने ये बातें कैसे बोली। अपने समूह के साथ मिलकर तैयारी कीजिए और कहानी के इस भाग को कक्षा में अभिनय के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। प्रत्येक समूह से अभिनेता या अभिनेत्री कक्षा में सामने आएंगे और एक एक संवाद अभिनय के साथ बोलकर दिखाएंगे। ये एक क्रियाकलाप है, इसे आपको स्वयं कक्षा में करना है। ये थी पाठ की पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो को कहावत से शुरू करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।